अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है सेकंड ईयर का, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज चैप्टर का नाम है। हमने अब तक इसमें वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिए, डाटा टाइप्स पढ़ ली मुख्तलिफ, और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स जो होता है, ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है। सही है, ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अब ऑपरेटर जो है वो एक फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं 5 + 4 करते थे, इसमें जो प्लस है इसको ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि एक खास ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन कौन सा होता है? एडिशन का। और इसमें 5 और 4 ये दोनों ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड्स का मतलब है जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। 5 और 4 प्लस हो रहे थे, तो ये दोनों ऑपरेंड्स होते हैं। ये भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटर है और ये क्या है। ऑपरेटर की डेफिनेशन यही है कि कुछ खास सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डाटा के ऊपर सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर यूज होता है। अच्छा, कुछ टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की, कौन कौन सी हैं उनमें से देख लेते हैं। वो सारी की जाएंगी वन बाय वन। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल, फिर आता है असाइनमेंट, फिर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, फिर आता है सिक्स वन है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। हम इसमें इस टीएल सीरीज की बुक में अर्थमेटिक ऑपरेटर दिया हुआ है। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये दोनों जो हैं ये आपके दिए जाएंगे, ये दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 11 में, जो कि है डिसीजन कंस्ट्रक्ट में। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वहां जाके आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों को डिफाइन भी चैप्टर नंबर 11 में किया गया है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और कंपाउंड, ये सब इसी चैप्टर में है। अर्थमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, इनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं अर्थमेटिक में, देख लेते हैं। अर्थमेटिक में आ जाता है, अर्थमेटिक उसी तरह होता है कि कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ये ऑपरेटर्स वेरिएबल पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ये ऑपरेटर्स कांस्टेंट पे भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है और ऑपरेंड कांस्टेंट भी हो सकता है। इनमें ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एक है प्लस का, यानी एडिशन का। ये क्या करता है? ये दो वैल्यूज को, दो नंबर्स को, दो न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है। ठीक है। दूसरा है, ये सब वो बचपन की बातें हैं जो कि अब रिवाइज हो रही हैं। दूसरा है माइनस या सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्शन क्या करता है कि एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को निकाल देता है। सब्ट्रैक्शन यही पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, मैथ में आप मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस का साइन डालते थे, लेकिन आप सी लैंग्वेज में यूं क्रॉस का साइन नहीं डाल सकते, आपको इधर स्टेरिक डालना पड़ेगा। सी लैंग्वेज में मल्टीप्लाई का ऑपरेटर जो है वो स्टेरिक से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्या करता है? जरब देता है, यानी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है। फिर आ जाता है डिवाइड का ऑपरेटर, जिसको आप लोग स्लैश साइन में इधर स्लैश साइन देते हैं, जबकि आप लोग उसको बचपन में जब आप लोगों ने इसको पढ़ते थे मैथ में, तो आप इसको एक लाइन ऊपर डॉट नीचे डॉट इस तरह का साइन बनाते थे। ये साइन सी लैंग्वेज इसको नहीं मानता। सी लैंग्वेज में अव्वल तो ऐसा कोई साइन की कोई ऐसी मौजूद ही नहीं है कि ये वाला साइन उसके अंदर ऐड किया जा सके। तो इसलिए ये जो स्लैश का साइन है डिवाइड के लिए, ये वाला साइन यूज होता है। अच्छा, इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कराया गया, आपके लिए नया है, लेकिन ये एक नया ऑपरेटर है जो कि है मॉड का, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये परसेंटेज का साइन होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या, ये भी डिवाइड की तरह का ही होता है। ये भी क्या करता है कि डिवाइड ही करता है, लेकिन इसमें फर्क आपको बताती हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल नंबर है 10 और 3। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट ले लेते हैं। a इज इक्वल टू, चलो a 10 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। अगर प्लस करेंगे a प्लस b क्या होगा? यानी 10 प्लस 3 होगा, विच इज 13। अच्छा, a माइनस b क्या होगा? a माइनस b का मतलब है a 10 है, 10 में से 3 निकालें तो क्या होगा? 10 माइनस 3 इज 7। a मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? a मल्टीप्लाई b क्या होगा? a मल्टीप्लाई b का मतलब है आप a और b यानी 10 इंटू 3 कर रहे हैं, तो 10 इंटू 3 इज 30। अच्छा, अब डिवाइड की बारी आ गई। a डिवाइडेड बाय b क्या होगा? a डिवाइडेड बाय b यानी 10 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर क्या होगा?
और a mod b क्या होगा, यानी कि 10 mod 3, ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये अब देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बताती हूँ डिवाइड का क्या होता है। 10 है, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, 10 3 9 और 1 कैरी, ऐसे ही होगा। इनमें जो 10 है ना, ये कहलाता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा हो। जो 3 है ये कहलाता है डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया जा रहा हो। जो ऊपर ये जो आंसर आता है इसको बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट यानी जो रिजल्ट या आंसर जो आया। और ये जो नीचे 1 अकेला रह गया इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो बाकी बच गया है रिमाइंडर। अब जब आप डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सी लैंग्वेज में, या वैसे आप डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, तो जो कोशेंट है ना वो आंसर होगा। डिवाइड का आंसर हमेशा कोशेंट होगा। 10 डिवाइडेड बाय 3 में कोशेंट क्या है, 3 है, तो इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। और मॉड का आंसर हमेशा रिमाइंडर होता है, ये बात याद रखें, डिवाइड का आंसर कोशेंट होता है और मॉड का आंसर हमेशा रिमाइंडर होता है। अब 10 मॉड 3 क्या है, इसका रिमाइंडर क्या बचा है, 1, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। ये थे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर और उनकी कहानी। अच्छा, एक इसमें ऑपरेटर मिसिंग है, वो है पावर का ऑपरेटर। पावर अगर लेनी हो जो मैथ में होता है, फॉर एग्जांपल 10⁻3, वो यहाँ पे कैसे लेंगे, ये यहाँ पे लेने के लिए सी लैंग्वेज में एक POW पावर का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन दे दिया सी ने, जो कि कहाँ पे डिफाइन हुआ है, math.h की लाइब्रेरी में, हेडर फाइल math.h इंक्लूड करके आप पावर का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकती हैं, आप पावर ले सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, चूंकि बात शुरू हुई है डिसीजन ऑपरेटर की, तो एक टॉपिक है आपका आगे वर्किंग विद डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर की। तो वर्किंग विद डिवीजन ऑपरेटर का एक टॉपिक है, उसको अभी देख लेते हैं, चूंकि बात जो शुरू हुई है। अच्छा, ये मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ क्योंकि अब हम डिवाइड की बात करने लगे। अच्छा, डिवीजन ऑपरेटर की जैसे बात हुई कि ये हमेशा आंसर कोशेंट वाली वैल्यू देता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर में आता है। फॉर एग्जांपल हमने 10 वर्किंग विद डिवीजन कर रहे हैं, हम वर्किंग विद डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन जो कि है ये स्लैश का साइन, हम 10 डिवाइडेड बाय 3 किया है हमने, जिसका आंसर हमने कहा है कि कोशेंट आया विच इज 3, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। इसका आंसर क्या बनता है, वैसे अगर देखा जाए तो क्या बनता है, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, 1 बाकी बचता है, आप ऊपर पॉइंट लगाते हैं, नीचे एक 0 ऐड कर देते हैं, फिर दोबारा से 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर एक 0 ऐड कर दिया, फिर 3 3 9, इसी तरह ये 3.33 अप टू सो ऑन चलता रहता है। ये इसका एक्यूरेट आंसर है। लेकिन जब आप 10 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो आंसर तो 3 आता है, इंटीजर वैल्यू होती है, अगली वाली वो वैल्यू खा जाता है, अगली वाली वैल्यू ट्रंकेट हो जाती है, फ्रैक्शनल पार्ट इसका ट्रंकेट हो जाता है अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये तो एक एग्जांपल थी 10 डिवाइडेड बाय 3 की। अगर आपके पास एक एग्जांपल हो 98 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या होगा, 98 अंदर 100 बाहर, नहीं आ रहा कुछ भी, 0 है तो 0 पॉइंट लगाया, 980 किया, 0.9 तो 900 आ गया, फिर 80 आया, एक 0 और ऐड किया 0.98, इस तरह से चलेंगे आप, ऐसे चलेंगे ना। तो आंसर क्या आया इसका, अल्टीमेटली आंसर 0 आ गया, जबकि इसका आंसर 0.98 समथिंग बनता है। तो इसलिए एक्यूरेट आंसर या एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट पॉइंट के बाद 1 प्रिसीजन ले लें, यानी 0.9 तक आंसर तो आ जाए ना, आपको कम से कम आइडिया हो जाए कि आंसर बिल्कुल 0 नहीं है, या आप बहरहाल आपको इंटीग्रल पार्ट के साथ साथ थोड़ा सा आप एक प्रिसीजन ज्यादा आंसर लेने के लिए आपको इसका रिजल्ट किधर, फिर फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर कराना होगा। बेहतर होता है आप फ्लोटिंग पॉइंट में, यानी कि जो आप वेरिएबल जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप उसकी रख दे, फ्लोट डाटा टाइप उसकी फ्लोट रख दे, तो 0.9 तक आंसर आ जाएगा इसका, 0.98 जगह, तो एक्यूरेसी के लिए ये जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब हमने जब बात शुरू की हुई है तो हम क्यों ना एक और चीज देख लें जो कि कहलाती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है, ताकि अर्थमेटिक का एक दफा पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक्सप्रेशन होता है,
एक्सप्रेशन होता है ऐसी चीज एक अच्छा एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का। ऑपरेटर और ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या होता है, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा हो, और ऑपरेटर ऑपरेशन को जाहिर करता है, ऑपरेशन का सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी को प्लस करना है तो मैं क्या लिखूंगी, ए प्लस बी। क्या हुआ, दो ऑपरेंड्स हैं, एक ऑपरेटर है, ये पूरा का पूरा मिलके इसने एक एक्सप्रेशन बना दिया। अब इसके अंदर ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन कौन सी होगी, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगी। ये इतनी सी कहानी। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। अच्छा एक चीज आगे कर लेते हैं। अच्छा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में आप ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी, इस किस्म की भी हो सकती हैं, ब्रैकेट भी आ सकती हैं। ऑपरेटर, ऑपरेंड, ब्रैकेट्स, ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलके क्या बनाता है, एक एक्सप्रेशन बनाता है। आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा। अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। सही है। अब आगे ना कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसको एक दफा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू 4.0 w इंटू y। ठीक है। अच्छा अब आपने इसको स्टेटमेंट को अगर आप इसको लिखते मैथ में तो आप इस तरह भी लिख सकते थे 4WY। तो आपके लिए ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो ऑपरेंड्स के बीच में, दो चीजों के बीच में डॉट का साइन हो या कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन सी का कंपाइलर, सी इस बात को नहीं समझेगा, सी को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, एक एक ऑपरेटर बीच में देना पड़ेगा। ठीक है, वो अजम्पशंस पे नहीं चलता। तो आपने इसको बाकायदा किस तरह से लिखेंगे, 4.0 मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय y। मल्टीप्लाई याद रखें, स्टेरिक के सिंबल से मल्टीप्लाई जाहिर किया जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू yz था, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी इस तरह लिखेंगे y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, मल्टीप्लाई दरमियान में डालना लाजमी है। एक और कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 7w प्लस XY। अब ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, सी में जब भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑब्वियसली आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कैलकुलेशंस तो परफॉर्म करेंगे। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आपको इसको डिटेल में देना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए z मल्टीप्लाई बाय w प्लस x मल्टीप्लाई बाय y। आप चाहे तो इसके बीच में ब्रैकेट्स डाल सकते हैं, नहीं चाहते तब भी ये ओके है। ठीक है, ये हो गया हमारी बात अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अच्छा एक अगला टॉपिक आ जाता है डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या होगी, डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कर लेते हैं। अच्छा डाटा टाइप क्या होगी एक्सप्रेशन की, फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सप्रेशन लिखा a मल्टीप्लाई बाय b, इंटीजर की डाटा टाइप और c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, यानी रिजल्ट जो है वो c में स्टोर हो रहा है। अब बात ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कि c की डाटा टाइप क्या होगी। फॉर एग्जांपल a की डाटा टाइप इंटीजर थी, b की भी इंटीजर थी, तो c की क्या होगी, c की ऑटोमेटिकली इंटीजर में हो जाएगी। ठीक है, अगर सेम डाटा टाइप हो तो रिजल्ट भी जो आएगा वो सेम डाटा टाइप में आएगा। उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो भी सेम डाटा टाइप होगी अगर सारे ऑपरेंड्स सेम डाटा टाइप के हों। लेकिन अगर a इंटीजर है और b फ्लोट हो गया है तो रिजल्ट किस में स्टोर करवाना चाहिए, तब रिजल्ट किधर आएगा। तो इसका एक रूल है कि जिसकी हायर ऑर्डर डाटा टाइप होगी, हायर ऑर्डर डाटा टाइप, जिस भी चीज की, जिस ऑपरेंड की हायर ऑर्डर डाटा टाइप होगी उसको आप रिजल्ट में देंगे, हायर ऑर्डर वाले को। HO का मतलब मैं इधर लिख रही हूँ हायर ऑर्डर। ठीक है, अब ये डिसाइड करना कि आया हायर ऑर्डर किसका होगा, कैसे हमें पता चलेगा, हम किन फैक्टर्स पे, किस बेस पे हम कह रहे हैं कि फलां डाटा टाइप हायर ऑर्डर की है। तो वो होती है उसकी मेमोरी, जो जितनी ज्यादा मेमोरी ले रही है उसका हायर ऑर्डर होगा, मेमोरी कितनी ज्यादा स्पेस ले रही है मेमोरी में। और दूसरा उसकी रेंज कितनी है, रेंज ऑफ, हमने रेंज पढ़ी थी ना डाटा टाइप में, जैसे साइन की थी 0 से लेकर 65535 तक। इस तरह के कितनी रेंज है, कितनी रेंज में वैल्यूज को, अगर रेंज ज्यादा होगी इसका मतलब है उसका हायर ऑर्डर है,
अब इसके अंदर आप नोट करें, इंटीजर जो है ये 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में, ऐसे ही है। फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, तो किसकी ज्यादा हुई? 4 बाइट्स वाले की। इसकी ये हायर ऑर्डर हुआ, तो इसलिए जो सी होगा ये फिर ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट जो है वो 4 बाइट्स में स्टोर होगा या होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें फिर जो एक्सप्रेशन का जो डाटा टाइप होगी, जो रिजल्ट आएगा वो 4 बाइट्स में आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई सी भी कर लें, और सी जो है वो डबल डाटा टाइप का है। अब इनमें सबसे ज्यादा किसकी है? अब इनमें सबसे ज्यादा डबल की है, तो इसलिए अब एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी डबल में आएगा। सही है, ये हो गया डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन की कहानी। अब एक और चीज आप देख लें, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, ये सारों का ताल्लुक जो है ना, ये सबका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से है। ये बुक में, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक में बहुत आगे पीछे लिखे हुए हैं टॉपिक, लेकिन जिसका जहां जहां जिक्र आता जा रहा है उसका वहां वहां हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या कहती है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहती है कि अगर एक एक्सप्रेशन है उसमें मोर देन 1 ऑपरेशंस हैं, तो कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना चाहिए? ठीक है, किस ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए? हरारी की क्या होनी चाहिए ऑपरेटर्स की? अच्छा, अब एक ये टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहता है कि जिसकी हायर प्रेसिडेंस होगी वो पहले सॉल्व होगा, वो ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, और जिसकी कम प्रेसिडेंस होगी वो ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे हायर प्रेसिडेंस जो है ब्रैकेट की, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। फिर आ जाता है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड की, फिर ये वाले ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, और फिर बाद में जाके प्लस माइनस वाले सॉल्व होते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 6 + 2 × 5। अब इनके अंदर कौन सी पहले सॉल्व होगी? अब मल्टीप्लाई की ज्यादा प्रेसिडेंस है, हायर ऑर्डर है, तो क्या होगा? ये वाली पहले सॉल्व होगी। तो आंसर क्या आया? 6 + 5 = 2 = 10, और उसके बाद फिर प्लस वाली सॉल्व होगी उसके आंसर को लेके, विच इज 16। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर एक है, ब्रैकेट डाल देते हैं, यानी 6 + 2 × 5, अगर ऐसे करें तो क्या होगा? तो अब ब्रैकेट की ज्यादा प्रेसिडेंस है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व होना चाहिए, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा। 6 + 2 = 8, 8 × 5, और फिर मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा, तो आंसर क्या होगा? 8 × 5 = 40। अब नोट करें, इन दोनों का आंसर डिफरेंट है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमने प्रेसिडेंस के रूल को फॉलो किया है। उस ऑपरेटर को हायरार्की की, ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, किस ऑर्डर में ऑपरेटर सॉल्व होंगे, इनको हमने फॉलो किया है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे, जो इसकी हायर प्रेसिडेंस होगी, हायर ऑर्डर होगा, वो पहले सॉल्व होगा। बस इतनी सी कहानी है। रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर और फिर लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, ये दोनों टॉपिक्स जो है ना, ये आपको पीएम सीरीज की बुक में मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना, इसका ताल्लुक जो है वो है कंडीशंस पे। आप जो कंडीशंस बनाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे डिसीजन कंस्ट्रक्ट, उसमें जो कंडीशंस आएंगी उनसे इनका ताल्लुक है, तो इसलिए इसका जिक्र भी उधर ही किया गया है। लेकिन इधर हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, एक दफा देख लेते हैं, वहां पे जाके दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ऑपरेटर का एक दफा टॉपिक शुरू हुआ है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? पहले हम देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो कि कंपैरिजन करता है, दो या दो से ज्यादा दो ऑपरेंड्स को, दो ऑपरेंड्स का कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है इन दोनों की वैल्यूज को, और इसका रिजल्ट, हमारा अर्थमेटिक का रिजल्ट किस तरह आ रहा था? कोई न्यूमेरिक वैल्यू आती थी। फॉर एग्जांपल हमारा था 5 + 6, तो क्या आंसर आता था? 11 न्यूमेरिक वैल्यू ही आई, लेकिन इसका आंसर या ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, यानी हाँ में आएगा या ना में आएगा, 0 में आएगा या 1 में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, बुलियन की फॉर्म में आएगा। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा होता है। अब देख लेते हैं इसमें ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। मैथ्स के साथ हम, चूंकि हम बचपन से मैथ पढ़ते आए हैं, हम उसके साथ फैमिलियर हैं, तो इधर भी हम मैथ्स को देख के लेके करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, साथ में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। a की वैल्यू 10 है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 5, और c इज इक्वल टू 10। अब हम a b c की फॉर्म में इन ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहना है कि दो इक्वल है, दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड्स अगर इक्वल हो, हम लोग मैथ में कैसे लिखते थे इक्वल को, a इज इक्वल टू b, या चलो a इज इक्वल टू c, ऐसे लिखते थे कि a जो है वो c के बराबर है, a की वैल्यू 10 है, c की भी 10 है मैथ में। लेकिन सी लैंग्वेज में हम ऐसे नहीं लिख सकते। सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, a डबल इक्वल टू c, ठीक है, 2 दफा इक्वल डालना होगा। और इसका आंसर क्या है, वाकई a इज इक्वल टू 10 है, c इज इक्वल टू 10 है, इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है जो कि कहता है इक्वल का ऑपरेटर क्या है, a इज इक्वल टू c है, मैथ्स में ऐसे लिखते हैं। और हम इसको कैसे लिखेंगे, सी लैंग्वेज में डबल इक्वल का निशान डालेंगे। सिंगल इक्वल क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा सी लैंग्वेज का। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का जो इक्वल का ऑपरेटर है, ये मिक्स ना हो जाए, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम डबल इक्वल का निशान डालते हैं। ठीक है, अगला ऑपरेटर है नॉट इक्वल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे अच्छा a और b दोनों इक्वल नहीं है, a की वैल्यू 10 है, a की 5 है, हम कैसे लिखते हैं, a इज नॉट इक्वल टू b, इक्वल का निशान लगा के ऊपर लाइन डाल देते थे, ऐसे ही करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वल का और ऊपर लाइन डालने का तो कोई की मौजूद ही नहीं है हमारे की में, कीबोर्ड में। तो हम क्या करेंगे, a एक्सक्लेमेशन मार्क 1 का जो की होती है, शिफ्ट प्लस 1 प्रेस करेंगे आप तो एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा, और इक्वल टू आगे, नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन का मार्क का मतलब है नॉट, a नॉट इक्वल टू b, तो इसका आंसर फिलहाल यहाँ पे ट्रू है, वाकई a और b इक्वल नहीं है। ठीक है, ये नॉट इक्वल हो गया। अगला है ग्रेटर देन का साइन। हम सी लैंग्वेज में क्या करते थे, सॉरी मैथ में क्या करते थे, मैथ में हम a इज ग्रेटर देन b ऐसे ही लिखते थे। तो सी लैंग्वेज में भी सेम इसी तरह लिखेंगे, a इज ग्रेटर देन b, कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम। ये ग्रेटर का साइन जो है ना, शिफ्ट प्लस डॉट जो है आपका जो कीबोर्ड के ऊपर होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो होगा, और इसका आंसर इस वक्त भी ट्रू है। अच्छा, चौथा ऑपरेटर है लेस देन का, विच इज b इज लेस देन c, ऐसे लिखते थे आप सी लैंग्वेज में, मैथ में। और सी लैंग्वेज में भी सेम इसी तरह लिखेंगे, b इज लेस देन c, विच इज इधर ट्रू है। अच्छा, आप लोग एक लिखते थे सी लैंग्वेज मैथ में पढ़ते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, आप ग्रेटर देन के नीचे लाइन डाल देते थे, तो इसका मतलब होता था a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो क्या होता था। लेकिन अब सी लैंग्वेज में ग्रेटर के नीचे लाइन डालने वाली ऐसी कोई की नहीं है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a इज ग्रेटर देन का साइन, आगे इक्वल का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू b, जिस तरह बोल रहे हैं ना उसी तरह लिखना है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। एक लास्ट रह गई है रिलेशनल ऑपरेटर, विच इज a इज लेस देन इक्वल टू b, मैथ में ऐसे लिखते थे, लेस देन और उसके नीचे एक लाइन डाल देते थे। तो अब सी लैंग्वेज में हम इस तरह लाइन वाला तो नहीं डाल सकते, तो हम क्या करते हैं, a और लेस देन का साइन, इक्वल का साइन, और फिर b, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे a इज लेस देन b है, a इज लेस देन b, नो, a ग्रेटर इक्वल भी नहीं है b के, तो ये आंसर इसका आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर। अब एक और होता है स्ट्रिंग्स का, ये तो सारे हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज पे थी, हमारी a भी न्यूमेरिक है, b भी न्यूमेरिक, c भी न्यूमेरिक। अगर हमारी वैल्यूज स्ट्रिंग्स आ जाए, यानी स्ट्रिंग का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आ जाए, उसमें लेटर भी हो कैरेक्टर भी हो, उनको कैसे कंपेयर किया जाएगा कि आया ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। तो उनमें एक स्ट्रिंग्स का फंक्शन है जो कि है strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर, और ये किस हेडर फाइल में मौजूद है, string.h में। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये यूज होता है स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए, तो ये स्ट्रिंग्स के लिए ये वाले ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई रिलेशनल ऑपरेटर की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन की बात वही हो गई कि ऐसा एक्सप्रेशन
जिसकी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंड्स भी होंगे ऑपरेटर्स भी होंगे, लेकिन उसमें ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर हो, वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सारे हमने अभी किए, ठीक है, ये a इज नॉट इक्वल टू b, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन था। a इज इक्वल टू c, रिलेशनल एक्सप्रेशन था। a इज ग्रेटर देन b, b इज लेस देन c, ये सारे जो थे ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारा हो गया रिलेशनल एक्सप्रेशन का। अब अगला टॉपिक आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। सही है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये फिजिक्स वालों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। ये वही ऑपरेटर्स हैं जो सेम आप पहले पढ़ते आए हैं। अब इनको हम एक दफा फिर देखते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूजफुल लॉजिकल कंडीशंस। ये कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं। याद रहे, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी और जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं ये कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं, जबकि अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा कैलकुलेशंस में परफॉर्म हो, ये कैलकुलेशंस में यूज होगा। अच्छा, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के हैं। पहला ऑपरेटर है एंड का, एंड ऑपरेटर। दूसरा है और ऑपरेटर, और तीसरा क्या है? नॉट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। एंड ऑपरेटर जो है इसका आपने सी में फिजिक्स में या मैथ्स में आपने ट्रुथ टेबल बनाया होगा। ट्रुथ टेबल क्या कहता है इसका? हम ट्रुथ टेबल एक दफा देख लेते हैं कि अगर ए और बी दो ऑपरेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ए ट्रू है और बी भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर ए ट्रू है एंड बी फॉल्स है तो क्या होगा? ए ट्रू है एंड बी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर ए फॉल्स है बी ट्रू है तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट तो आना ही फॉल्स है। ठीक है, ये था हमारा एंड का। और हमारा क्या कहता था कि अगर ये और आ गया, अब हमारा ये एंड था, और हमारा क्या कहता है? अच्छा, और हमारा कहता था कि अगर ए ट्रू है बी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ए ट्रू है बी फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। कोई एक का ट्रू हो, एक ए फॉल्स है बी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है। नॉट है, ये हमारा और हो गया। अब नॉट पे आ जाते हैं। नॉट ये कहता है कि एक ए है, अगर ए ट्रू होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, उल्ट कर देना उसको, नॉट कर देना। अगर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। किसी एक के ऊपर होता है। इनके अंदर दो दो की जरूरत थी एंड और में, जबकि नॉट जो है वो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होता है। अच्छा, अब सी लैंग्वेज पे आ जाए। ये तो बात हो गई हमारी मैथ की और हमारे फिजिक्स की, या जो हम एंड गेट्स वगैरह जो चीजें आप ऑपरेशन से पढ़ते आए हैं, ये वो चीज रिवाइज हो गई। अब एंड सी लैंग्वेज का क्या है? जब आपने सी लैंग्वेज में कोई इक्वेशन लिखे, कोई कंडीशन लिखनी है तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होगा डबल एम्परसेंट साइन के साथ। ये एम्परसेंट साइन होता है, ये दो दफा एम्परसेंट साइन आएगा तो इसका मतलब है कि ये एंड ऑपरेटर की बात हो रही है। ठीक है, और ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल होगा? डबल पाइप्स के साथ, पाइप साइन। ये डिवीजन का जो की है ना कीबोर्ड के ऊपर, उसको जब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये डबल पाइप साइन आ जाते हैं। और नॉट का ऑपरेटर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आए तो इसका मतलब है कि ये नॉट का ऑपरेटर है। सही है। अब आ जाते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन की तरफ। लॉजिकल एक्सप्रेशन को कंपाउंड एक्सप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिलेशनल एक्सप्रेशंस और लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रिलेशनल भी होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मिलके बनते हैं, तो इसको कंपाउंड, इसलिए कंपाउंड एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल अभी सिंपल वाली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी को है कि ए भी होना चाहिए बी भी, तो आप क्या लिखेंगे? ए एंड बी। अगर और करना है तो ए और बी। एंड का मतलब डबल एम्परसेंट साइन बात हो रही है। ये एम्परसेंट साइन जो है ना, ये एंड को जाहिर करता है। नॉट है तो नॉट ए या नॉट बी, इस तरह से लिखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिनमें आपका स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है सारा। आपने उन स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं, या उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको चाहिए जिनके टोटल मार्क्स 700 से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। चलिए लिख लेते हैं, टोटल, जिसके टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 700 हो।
ठीक है, साथ में आपको ये भी कंडीशन है कि उनके कंप्यूटर के मार्क्स 90 से ज्यादा हो, तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर के ग्रेटर देन 90 हो। तो आप क्या करेंगे, दोनों सूरतें होना लाजमी है, दोनों कंडीशन जरूरी है, तो एंड का ऑपरेटर लगा देंगे जो कि डबल एम्परसेंड साइन है। सही है, ये आपकी एक कंडीशन बन गई। फॉर एग्जाम्पल आपने एक और कर लेते हैं कि कंप्यूटर के मार्क्स आपको वो बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जिनके कंप्यूटर के मार्क्स ग्रेटर देन 33 नहीं है, यानी कि फेल है, ग्रेटर देन 33 नहीं है। तो इसकी दो तरह से कंडीशंस लिख सकते हैं आप। एक तो लिख सकते हैं कंप्यूटर के मार्क्स यानी कि ऑब्वियसली बात है कि लेस देन 33 है, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो लेस देन इक्वल टू 33 है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के मार्क्स ग्रेटर देन 33 और ब्रैकेट डाल के नहीं का निशान डाल दें, यानी कि नॉट ऑपरेटर लगा दें कि 33 नहीं है, ये नॉट का ऑपरेटर होगा जो नहीं को डिफाइन करता है। ठीक है, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर कोई आपका फॉर एग्जांपल एक आपके पास है कि ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको चाहिए जिनके टोटल मार्क्स जो ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनके टोटल मार्क्स 600 से ज्यादा हो, या फिर इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो, या की कंडीशन आ गई, तो यानी और आ गया, तो क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स ग्रेटर देन कितने हो, 600 हो। दूसरी कंडीशन क्या थी, पहले रिलेशनल, बाद में हम बीच में लॉजिकल ऑपरेटर डाल देते हैं कि इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो, बीच में आपने और ऑपरेटर डाल दिया, तो ये या की कंडीशन लग गई कि या तो ये हो या ये हो, दोनों उस दोनों में दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, फिर उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाएगा जिनके या तो 600 होंगे मार्क्स ग्रेटर देन 600, या इंग्लिश में होंगे, या दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। वो गेट्स याद कर लें जो अभी हमने ट्रू फॉल्स वाली बात की थी। ठीक है, ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर खत्म हो गए। ये हम एक दफा फिर से रिवाइज कर लेंगे जब कंडीशंस पे आएंगे ना, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स पे आएंगे, जब हम कंडीशंस लगाने लगेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तब हम इस चीज पे आ जाएंगे। अभी वापस हाथ आ जाए चैप्टर नंबर वही जो हम कर रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, अच्छा हमारा अर्थमेटिक हो गया, हमारा रिलेशनल हो गया, हमारा लॉजिकल हो गया। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, किसी चीज को असाइन करना कोई वैल्यू। ठीक है, क्या करता है, असाइनमेंट करता है, कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करता है। कैसे करता है, वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो वैल्यू को कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, जनरल सिंटेक्स इज वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरिएबल तो इधर आएगा ही आएगा, इस वेरिएबल को वैल्यू दे रहा है। एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ये दरमियान में इक्वल का, ये हमारे पास इधर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब आपको याद करें, आपको मैंने अभी रिलेशनल ऑपरेटर करवाया। रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने बात की कि जो इक्वल का निशान होता है, हम जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, a इज इक्वल टू बी, तो हम a इज इक्वल टू बी नहीं लिखते, बल्कि हम a डबल इक्वल b लिखते हैं। वजह क्या थी, इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब अगर a इक्वल टू बी लिख देंगे आप, इसका मतलब है b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी, यानी जो b की वैल्यू है वो a की वैल्यू बन जाएगी। ये काम हमने नहीं करना था, हमने तो दो चीजों को कंपेयर करना था, तो कंपेयर के लिए डबल इक्वल का निशान इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को याद रखना कि आप लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर के इक्वल के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी इस साइड पे, ये है हमारी, आपने मैथ में पढ़ा होगा, इस साइड वाली होती है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के बाद दूसरी तरफ होती है राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, राइट हैंड साइड का जो भी रिजल्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाले में जाके स्टोर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा अब एग्जांपल पहले कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सप्रेशन है, आप इसको एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। चलिए पहले करते हैं, फॉर जैसे कि c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, c इज इक्वल टू 5, आपने कांस्टेंट दे दिया, c के अंदर 5 को स्टोर कर दे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, c इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होगा, a के अंदर a की जो वैल्यू है वो c की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, नोट करें
आपने इस साइड पे एक्सप्रेशन भी दे दिया, कांस्टेंट भी दे दिया, वेरिएबल भी दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा आपने वेरिएबल ही दिया है और वेरिएबल ही देंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन या कांस्टेंट ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि एक वेरिएबल होगा सी मेमोरी में, जो भी ये हमारी, अच्छा अब यहाँ पे हम मैथ में बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू राइट, इक्वल के इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड होती है, दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड होती है। जबकि सी लैंग्वेज में हम इसको लेफ्ट वैल्यू को एल वैल्यू बोलेंगे, एल वैल्यू, और इक्वल के दूसरी साइड पे आर वैल्यू बोलेंगे। ये अगला आप लोगों का टॉपिक है जो आप लोग और से देख लें, जो कि है एल वैल्यू और आर वैल्यू। एल वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, जो कि हमेशा ऑलवेज वेरिएबल होगा, कोई एक वेरिएबल होगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। आर वैल्यू में क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। सही है, तो C इज इक्वल टू, अच्छा हम कहाँ पे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे अब जो एक्सप्रेशन होगा अगर, तो एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है, कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, लॉजिकल या रिलेशनल नहीं हो सकते। वजह क्या है कि वो तो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कंडीशंस की फॉर्म में यूज होंगे जब कंडीशंस लगेंगी। तो यहाँ पे हमेशा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आएगा, कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये है 5 का सी इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि सी में 5 को वैल्यू रखवा देंगे, सी में 5 रखवा देंगे, सी में 5 वैल्यू आ जाएगी। और सी इज इक्वल टू ए का मतलब है कि ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट स्टेटमेंट। अच्छा, अब ना इसी में एक चीज आ जाती है, एक चीज आगे आप इसको जरा देख लें। एक स्टेटमेंट है, वो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, आगे सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब है स्टेटमेंट खत्म हो गई है। ये हमारी स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है ए, ठीक है, आपने एक, ये फॉर एग्जांपल मेमोरी है, मेमोरी में ए वेरिएबल है, ए के अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू पड़ी है 10, इस वक्त ए के अंदर 10 वैल्यू पड़ी है। तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी? ये ऐसे होगी कि 10 प्लस 1 होगा, जो कि आंसर क्या होता है, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, 10 प्लस 1 जो कि 11 आंसर है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का आंसर 11 होगा। तो इक्वल या असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इस 11 को इस वेरिएबल में स्टोर करा देगा जो कि ए ही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब स्टोर करा देगा तो मेमोरी में पहले वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी और नई वैल्यू जो कि 11 है वो स्टोर हो जाएगी। तो क्या हुआ, पहले 10 थी, अब वैल्यू 11 हो गई, ए के अंदर 1 प्लस हो गया। ए, जब भी आपने किसी चीज में इंक्रीमेंट करना होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद एक अलग टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे, उसका ऑपरेटर भी अलग ही होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने किसी एक में इंक्रीमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करके। फॉर एग्जाम्पल बी में 1 प्लस करना है तो बी प्लस 1 किया और उसको वापस बी में रखवा दिया, ये चीज बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, अच्छा मैं बाद में, अच्छा अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये भी इसी से मिलती जुलती है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच में ही आ जाती है, इसी टॉपिक में कवर हो जाएगी ये भी। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसको मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू स्टोर करानी है, फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू है 5, आपने इस वैल्यू को ए में भी स्टोर कराना है, आपने बी में भी स्टोर कराना है और सी में भी स्टोर कराना है सेम में, तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 और इसको आगे सेमीकोलन डाल देंगे हर एक क्या, बजाय इसके कि आप ये 3 स्टेटमेंट्स लिखें, 3 असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिखें, आप एक लिख सकते हैं इसके बदले में, जो कि है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ऐसे कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा, a में भी 5 आ जाएगा, b वेरिएबल में भी 5 स्टोर हो जाएगा और c वेरिएबल में भी 5 स्टोर हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट से आपने
3 असाइनमेंट्स करवा दी, यानी 3 वैल्यूज असाइन करवा दी 3 वेरिएबल्स को। ठीक है, फिर आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी देख लें ये क्या होता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, हमने एक चीज अभी पढ़ी कि आप a इज इक्वल टू a प्लस 1 करेंगे अगर, तो ये 1 वैल्यू जो है सेम वेरिएबल में रीराइट हो जाएगी, एक 1 प्लस हो गए। अगर मैं a इज इक्वल टू a प्लस 5 करूंगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि a जो है वेरिएबल, अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक वैल्यू है 5, आपने a प्लस 5 किया तो क्या हुआ, 5 प्लस 5 10, और वो 10 जो आंसर है वो स्टोर किसमें हो गया, वापस a में ही जाके हो गया, विच इज ये 10 a जो है अब 10 बन गया। तो आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स को आप कंपाउंड स्टेटमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए भी, शॉर्टकट वे है एक जो देता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, उससे भी आप इसको लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, उसका सिंटेक्स ऐसे है कि पहले वेरिएबल लिखें, आपने किसके अंदर करवाना है, a में करवाना है, a वेरिएबल, इसका मतलब है कि आपने इसी वेरिएबल से वैल्यू उठानी है और जो भी रिजल्ट आएगा इसी वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। आगे आपने ऑपरेशन बताना है, इधर ऑपरेटर कौन सा था, ये प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, आपने प्लस लिख दिया, साथ आपने इक्वल टू का निशान डाल दिया कि आपने वापस रिजल्ट इसी में स्टोर करवाएंगे, असाइनमेंट भी इधर ही हो रही है, और आगे आपने एक्सप्रेशन लिख दी या वैल्यू लिख दी। वैल्यू क्या थी 5, आप 5 प्लस करा रहे थे 5। ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट आगे सेमीकोलन डाल दे, तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की शॉर्टकट है, जिसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या ये ऑपरेटर जो है ना प्लस और इक्वल का, इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और इस स्टेटमेंट को कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू थी जो कि है x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आप इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते कैसे लिखेंगे, कौन सा वेरिएबल है, x है, ऑपरेटर कौन सा है, डिवाइड का है, आगे इक्वल टू का साइन, और कौन सी वैल्यू है, 3 है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक है x मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 6, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये इसकी इक्वलेंट है। ये हमारा हो गया कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी, और इसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज असाइनमेंट भी हो गया है, विच इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट का आपने वैसे जो आम जुबान में आपने जो अल्फाज लफ्ज यूज सुना होगा, वो होता है किसी चीज में कुछ ऐड कर देना। इंक्रीमेंट का मतलब यही होता है किसी चीज में कुछ ऐड अप कर देना। ठीक है, अच्छा, सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट कहते हैं ना, कितने का इंक्रीमेंट लगा है, यानी कितने का ऐड हुआ है, अक्सर ये पे ने आपने लफ्ज सुना होगा। अच्छा, इंक्रीमेंट का जो सी लैंग्वेज में है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एक, वो ऑपरेटर होता है प्लस प्लस, डबल प्लस लिखते हैं उसको। सिंगल प्लस जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन का, इंक्रीमेंट ऑपरेटर डबल प्लस के साथ होता है। डबल प्लस का डबल प्लस साइन ये जो होता है ये यूनरी ऑपरेटर है, याद रखें, पहले वाले जो थे वो बाइनरी ऑपरेटर थे, ये यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी का मतलब है इसके अंदर 2 ऑपरेंड्स होते थे, इसके अंदर एक ही ऑपरेंड होगा। ठीक है, एक ही वेरिएबल होगा वो। अच्छा, इसमें ना आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आप वो वेरिएबल प्लस प्लस के इस साइड पे भी डाल सकते हैं, इसका मतलब कुछ और होगा। आप वो वेरिएबल इस साइड पे भी डाल सकते हैं, इसका मतलब कुछ और होगा। अब वो देखते हैं दोनों क्या है। एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट वेरिएबल। अब वो मैं आपको बताती हूँ इन दोनों का क्या मतलब। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अच्छा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि जो ऑपरेटर है प्लस प्लस का, ये बाद में आएगा, ऑपरेंड पहले आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले
ए की जो वैल्यू है, ये पहले वैल्यू जो भी इसका रिजल्ट होगा ऑपरेंड में स्टोर होगी, रिजल्ट आएगा, और फिर इंक्रीमेंट बाद में होगा, पोस्ट होगा, बाद में, ऑपरेटर बाद में आ रहा है, पोस्ट फिक्स से पता चल रहा है, तो ऑपरेटर ये बाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू a प्लस प्लस, सॉरी a इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू a प्लस प्लस। इसका मतलब है कि आपका एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल्स जो है मेमोरी में स्पेस लेंगे, ये वेरिएबल a की स्पेस है, ये c की स्पेस है। a इज इक्वल टू 10 का मतलब है कि 10 के a के अंदर 10 की वैल्यू रखवा दो, ये रखवा दी। अब c इज इक्वल टू a प्लस प्लस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले a की वैल्यू c में रखवाओ, a की वैल्यू क्या है 10 है, 10 c में रखवा दिया, और फिर a में 1 प्लस करके a में वापस रखवा दो। तो क्या हुआ, a 10 था, इसमें 1 प्लस करके a 11 हो गया। तो क्या हुआ, a की वैल्यू 11 जबकि c की वैल्यू 10 आएगी। ये एक स्टेटमेंट जो है c इज इक्वल टू a प्लस प्लस, ये इन दो स्टेटमेंट्स के इक्वल है। कैसे, c इज इक्वल टू a, पहले c में a की वैल्यू रखवा दी और फिर a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर दिया, इन दो स्टेटमेंट्स के इक्वल होगी ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, ये था हमारा पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं प्री फिक्स ऑपरेटर को। प्री फिक्स ऑपरेटर क्या कहता है, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहता है कि ये आपका ऑपरेटर है प्लस प्लस, लेकिन जो इसका जो ऑपरेंड होगा यानी जो वेरिएबल होगा वो प्री होगा, यानी कि ऑपरेटर पहले आएगा, वेरिएबल बाद में आएगा, ऑपरेंड बाद में आएगा। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सी a इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू, अब की बार प्रीफिक्स ऑपरेटर लगाते हैं, प्लस प्लस a। ठीक है, यानी एक वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होंगे मेमोरी में, एक a के नाम से, एक c के नाम से। a में 10 रखवा दिया, चलो a में 10 रखवा दिया। अब अगला स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये ऐसे होगी कि पहले ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, पहले प्लस होगा, a में 1 प्लस हो जाएगा, a में 1 प्लस होगा, क्या आंसर आएगा 10, ये 10 से 11 हो जाएगा, और फिर जो a में 1 प्लस होगा 11 होगा, जो आंसर होगा उसको स्टोर करा देंगे a की वैल्यू को c में, यानी कि c में भी क्या आ जाएगा 11 ही आ जाएगा। ये प्रीफिक्स की वजह से हुआ, दोनों के रिजल्ट डिफरेंट हो गए ना। अच्छा, अब ये जो है ये इन दो स्टेटमेंट्स के इक्वल है। पहले क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1 हुआ, और फिर c इज इक्वल टू a हुआ, a के अंदर c की वैल्यू रखवा दी गई, दोनों का रिजल्ट इस तरह से चेंज आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर था, यूनरी का मतलब है इसमें सिंगल ऑपरेंड यूज हो रहा था। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद आ जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि सेम यही कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट वाला ही, लेकिन इसके अंदर 1 माइनस हो जाएगा, उसमें 1 प्लस हो रहा था, इसमें 1 माइनस होगा। कैसे होगा, इसका जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर है माइनस माइनस। ठीक है, 2 दफा माइनस है, सिंगल माइनस क्यों नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि सिंगल माइनस जो है वो किसका निशान है, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो उससे कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर डबल माइनस के साथ आता है, 2 दफा माइनस होगा, ये किसी भी वैल्यू में से 1 नंबर एक वैल्यू माइनस कर देगा। इसमें भी 2 तरह के आ जाते हैं, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहता है कि जो माइनस माइनस का ऑपरेटर है ये बाद में आएगा, ऑपरेंड पहले आएगा, ऑपरेंड यानी कि कोई भी वेरिएबल। अच्छा, ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये भी सेम इस तरह एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10 है और c इज इक्वल टू a माइनस माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे a और c के, a के अंदर 10 आएगा, पहले a में 10 वैल्यू रखवा दी। अब क्या होगा, पहले a की वैल्यू जो है वो c में स्टोर हो जाएगी, a की वैल्यू क्या है 10 है, वो c में स्टोर हो गई, c में भी 10 आ गया, फिर माइनस होगा, a में से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ऑपरेटर आ जाएगा, तो a में से 9 10 की बजाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट एक, ये इन दो स्टेटमेंट्स के बराबर है, जो कि कहती है कि c इज इक्वल टू a, पहले c की वैल्यू a में रखो, a की वैल्यू c में रखवा दी, और फिर c a इज इक्वल टू a माइनस 1 हो गया, a में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, ये था प्रीफिक्स। अब पोस्ट फिक्स क्या, ये पोस्ट फिक्स था,
प्रीफिक्स क्या कहता है, इधर ही मैं लिख देती हूँ। ये कहता है कि जो ऑपरेटर है माइनस माइनस का, ये पहले आएगा, प्री आएगा, और जो ऑपरेंड है ए ये बाद में आएगा। बिल्कुल सेम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 है, c इज इक्वल टू a माइनस माइनस a। क्या होगा, पहले होगा a इज इक्वल टू 10 आएगा, सही है, यानी कि आपने ये आपका वेरिएबल्स थे मेमोरी में a और c, a में 10 रखवा दिया। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि पहले a में से 1 माइनस हो जाएगा, विच इज 10 की बजाय अब एक 1 माइनस हो गया तो ये बन गया 9, और जो आंसर आएगा 9 जो है उसको c में आंसर को कैलकुलेट करके फिर लगाएंगे, c में डालेंगे, तो अब a की वैल्यू 9 है तो c की भी 9 हो जाएगी। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये एक स्टेटमेंट c इज इक्वल टू माइनस माइनस a इन दो स्टेटमेंट्स के बराबर है, विच इज c इज इक्वल टू a एंड सॉरी a इज इक्वल टू a माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू a। पहले माइनस किया और फिर उसको c में रखवा दिया। ठीक है, ये था प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि उसी से मिलता जुलता है। अब हमने यहां तक हमारे ये ऑपरेटर्स हो गया। अच्छा, कंपाउंड असाइनमेंट भी मैंने आपको असाइनमेंट के साथ ही करवा दी, तो इस तरह हमारी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हो गई है। कंपाउंड असाइनमेंट क्या थी, शॉर्टकट था असाइनमेंट ऑपरेटर का। कि फॉर एग्जांपल, इसको मैं चले रिवाइज करा देती हूँ, एक दफा फिर से कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू a प्लस 1 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल है, a वेरिएबल है, कौन सा ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है, इक्वल टू डाल के क्या हो रहा है, 1 इसमें प्लस हो रहा है। तो ये इस चीज का शॉर्टकट है, आप इसको आगे सेमीकोलन डाल के स्टेटमेंट बंद, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये थी कंपाउंड असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट, या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ये वाला जो कि आगे क्या है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल है, डिवाइड इक्वल है और मॉड इक्वल है। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लें कि अभी हमने ये जो पढ़ा, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा बाइनरी ऑपरेटर और एक यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या थे, बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं। बाइनरी का मतलब 2 होता है, और 2 ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। अब हमने इनमें जो पढ़े, इनमें कौन कौन से थे जो बाइनरी थे, अरिथमेटिक सारे बाइनरी थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे बाइनरी थे, 2 ऑपरेंड्स पे हो रहे थे। रिलेशनल भी सारे बाइनरी थे, लॉजिकल में सारे नहीं थे, एंड ऑपरेटर था और ऑपरेटर था। जिसका नॉट ऑपरेटर था वो सिंगल ऑपरेंड था, यानी कि वो यूनरी ऑपरेटर था। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी बाइनरी में आ जाता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये दोनों जो थे ये यूनरी ऑपरेटर में आते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी में आते हैं। और कंपाउंड असाइनमेंट ये भी बाइनरी था। ठीक है, कंपाउंड और असाइनमेंट दोनों बाइनरी थे। ये हो गया हमारा बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर। अब एक चीज आ जाती है विच इज ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी, इसका मतलब है कि अगर एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स जिनकी सेम प्रेसिडेंस हो वो इकट्ठे आ जाएं, फिर किसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक दफा इसको देख लेते हैं। ये कौन सा है, ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरेंथेसिस जो है, पोस्टफिक्स जो ऑपरेटर्स हैं, पोस्टफिक्स में प्लस प्लस भी आ जाता है, माइनस माइनस भी आ जाता है। पोस्टफिक्स का मतलब है कि ऑपरेटर बाद में आ रहे हैं, यानी a प्लस प्लस या a माइनस माइनस या कोई भी वेरिएबल। पोस्टफिक्स वाले जो ऑपरेटर्स हैं इनकी सेम प्रेसिडेंस होती है। फिर आ जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में कौन कौन से हैं,
प्रीफिक्स में फिर अगली प्रेसिडेंस इसकी है वो है प्रीफिक्स वाले, प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए, ये सारे प्रीफिक्स हैं। फिर इनकी सेम प्रेसिडेंस है। फिर आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, उनमें डिवाइड, मॉड और स्टेरिक, इनकी सेम प्रेसिडेंस है। फिर आ जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक के, इनकी सेम प्रेसिडेंस है। और फिर आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल, ये कंपाउंड असाइनमेंट सारे इक्वल, और असाइनमेंट और ये दूसरे माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, ये सारे जो हैं, और डिवाइड इक्वल, इनकी सेम प्रेसिडेंस है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोग्राम में ये सब एक प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर इकट्ठे आ जाते हैं, तो फिर कौन से वाले को पहले सॉल्व किया जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्सप्रेशन है 4 × 5, अच्छा ये सारी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म नहीं करनी, ये सारी कैलकुलेशन जो है ना ये परफॉर्म कौन करेगा? ये कंप्यूटर ही करेगा। लेकिन आपने किस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप प्रोग्राम की लॉजिक बनाएंगे तो फिर ये ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर इस तरह से सॉल्व करेगा, तो आपने इस चीज को समझना है। अच्छा ठीक है, अब ये आ जाता है कि आप देखें पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करें या डिवाइड को सॉल्व करें, क्वेश्चन आ जाता है। तो अब ये है कि आपने किसको पहले सॉल्व करना है? जो लेफ्ट साइड से पहले आ रहा होगा। लेफ्ट साइड यहां से है, पहले क्या आया? पहले मल्टीप्लाई आया, आप पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, 5 4 = 20, और फिर किसको करेंगे? फिर आप अगले बारी में नेक्स्ट स्टेप में 10 के साथ करेंगे, इसको करेंगे विच इज, जिसका आंसर है 2। ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का टॉपिक भी। अब हमारे पास इसके बाद रह जाता है टाइप कास्टिंग, इसमें एक्सप्लिसिट कास्टिंग और इम्प्लिसिट कास्टिंग आ जाती है। उसके बाद आ जाता है कमेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट इसको करते हैं।